Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Today we will go through lab 2, and in lab 2 we will see how we can plot simple signals, time domain signals in our MATLAB. Digital signal processing is concerned with the processing of a discrete time signal called the input signal to develop another discrete time signal called the output signal with more desirable properties. In certain applications, it may be necessary to extract some key properties of the original signal using specific digital signal processing algorithms. It is also possible to investigate the properties of a discrete time system by observing the output signal for specific input signals. It is thus important to learn first how to generate in the time domain some basic discrete time signals in MATLAB and perform elementary operations on them. Which are the main objectives of this first exercise? A secondary objective is to learn applications of some basic MATLAB commands and how to apply them in simple digital signal processing problems. We will go through a background review, in which we will see what is a unit sample, what is a unit step signal, what are exponential signals, what is a periodic signal, and what is time variance and invariance and properties like these. तो बच्चों, आज की जो लैब 2 हम परफॉर्म करेंगे, लैब 1 में हमने एक मैटलैब का ब्रीफ रिव्यू देखा था। लैब 2 के अंदर हम मैटलैब के अंदर कुछ बेसिक सिग्नल्स को बनाना सीखेंगे कि हम कुछ बेसिक सिग्नल्स कैसे बना सकते हैं। कोई भी सिस्टम है, उसको आप एक इनपुट के ऊपर इनपुट सिग्नल देते हो और वो सिग्नल प्रोसेस होता है, उसके ऊपर कोई एल्गोरिथम लगता है और आउटपुट के ऊपर वो आउटपुट सिग्नल देता है। तो वो जो इनपुट सिग्नल देते हैं उसको आप कैसे जनरेट करते हो? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, क्योंकि हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो हम डिस्क्रीट सिग्नल्स बनाएंगे, हम कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स को नहीं, हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को देखेंगे। कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसमें हम कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को भी देखेंगे। ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे एक रिव्यू से, और वो रिव्यू हमें ये बताता है कि बेसिक सिग्नल्स कौन से हैं। ठीक है, जिस तरह फर्स्ट रिव्यू है, ठीक है, रिव्यू 2.1, अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कॉल्ड सैंपल्स। अ सैंपल वैल्यू ऑफ टिपिकल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और सीक्वेंस x of n is denoted like as x square brackets n with argument in being an integer in the range -infinity to +infinity. For convenience, the sequence x of n is often denoted without curly brackets. ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये हम नहीं लिखते, हम x of n लिखते हैं। सबसे पहले तो एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल हमने देखा है। ठीक है, एक मिनट में अगर मैं पेंट में ठीक है, मेरे पास एक मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, कॉन्टिन्यूस टाइम साइनोसाइडल है। ठीक है, और अगर मैं इसको डिस्क्रीट में बनाऊंगा तो हमें कुछ इस तरह सैंपल्स में बनाऊंगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं हाँ जी, ये कॉन्टिन्यूस सिग्नल है। ठीक है, इसमें पॉइंट्स कनेक्टेड है, जबकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की जो पीक्स आ रही हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये एक सैंपल है, हर एक डिस्क्रीट नंबर के ऊपर आपको एक सैंपल मिल रहा है। ठीक है, और ये जो नीचे नंबर है ये डिस्क्रीट नंबर है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, डिस्क्रीट नंबर्स हैं। जबकि इधर आपके पास 0 0.001 0.002 ये सारे पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं, डिस्क्रीट पॉइंट्स नहीं है। डिस्क्रीट पॉइंट्स होंगे जो 1 2 3 4 5 इस तरह की रेंज के नंबर आपको
एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रहे होंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर जो सैंपल वैल्यूज प्लॉट हो रही होंगी वो आपके पास सैंपल्स, उनको हम सैंपल्स कहते हैं। तो इस तरह के सिग्नल को आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहते हो। इसको डिनोट हम इस एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन की फॉर्म में इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। और ये एन जो है वो रेंज बताता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, इनकी रेंज हो सकती है, ठीक है। The discrete time signal may be a finite length or infinite length sequence. A finite length, also called a finite duration or finite extent sequence, is defined only for a finite time interval. तो वही बात है कि जो n है वो आपके पास फाइनाइट लेंथ का भी हो सकता है, वो इन्फिनिट लेंथ का भी हो सकता है, वो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है। मगर अगर वो एक फाइनाइट लेंथ का सिग्नल है तो आपके पास उसकी एक रेंज होगी, एक n1 होगा, एक n2 होगा, इस n1 और n2 के बीच में वो प्लॉट हो रहा होगा, ठीक है। और पीरियोडिक सिग्नल के लिए आपको पता है कि अगर हम एक सिग्नल को कुछ सैंपल्स आगे मूव करें, ठीक है, और उसकी वैल्यू वही सेम रहे, तो ऐसे सीक्वेंस को हम पीरियोडिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे साइनोसाइड है, साइनोसाइड जो है वो 0 to 2 पाई, आप देख लो कि 0 to 2 पाई जो कंप्लीट एक सर्कल है, उस 2 पाई से आगे भी आप देखो तो 2 पाई और 0 की वैल्यू सेम है। अगर मैं 0 को उठा के 2 पाई के ऊपर ले जाऊं और 2 पाई से आगे 4 पाई तक देखूं तो 2 पाई टू 4 पाई और 0 to 2 पाई की सिग्नल सेम होंगे। ऐसे सिग्नल जिनको आप टाइम में शिफ्ट करते हो, ठीक है, और उसके बाद भी उनकी वैल्यूज सेम ही रहती हैं शिफ्ट होने के बाद भी, तो ऐसे सिग्नल्स को हम पीरियोडिक सिग्नल्स कहते हैं। इसी तरह किसी सीक्वेंस की आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो समेशन सम लेते हैं माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, या जो इंटरवल है मॉड ऑफ एक्स ऑफ एन का स्क्वायर, ठीक है, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स ऑफ एन का स्क्वायर। और फाइनाइट इंटरवल का ये नीचे आपको ये इन्फिनिट सिग्नल की एनर्जी है और ये फाइनाइट सिग्नल की एनर्जी है। इन्फिनिट सिग्नल एनर्जी की पावर होगी और फाइनाइट सिग्नल एनर्जी की पावर इन्फिनिट होगी। इसी तरह ये देख लें एवरेज पावर ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल की पावर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये E ऑफ k एनर्जी ऑफ सिग्नल है, इस पे लिमिट k टू इंफिनिटी 1/2k + 1 आ जाता है। या एवरेज पावर अगर हमने निकालनी है 1/n, n इज इक्वल टू 0 to n-1 सैंपल्स रेंज है, एब्सोल्यूट ऑफ x ऑफ n का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अब बेसिक सिग्नल्स पे बात करते हैं। सबसे बेसिक सिग्नल होती है यूनिट इम्पल्स। इम्पल्स एक ऐसा सिग्नल है जो सिर्फ n इज इक्वल टू 0 पे 1 होगा, बाकी सारी वैल्यूज के ऊपर उसकी कोई ना कोई सिर्फ n इज इक्वल टू 0 के ऊपर 1 होगा, बाकी सारे जो डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वो 0 होगा। तो इस तरह से हमारे पास एक यूनिट इम्पल्स जनरेट होती है, इसको हम मैटलैब में जनरेट करेंगे। और यूनिट इम्पल्स के पास जो दूसरा बेसिक सीक्वेंस है वो आता है यूनिट स्टेप। तो यूनिट स्टेप सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जो n इज इक्वल टू 0 के ऊपर 1 होता है और अप टू इन्फिनिट वो 1 ही रहता है, यानी 0 पे ऊपर वो स्विच होगा, 0 से 1 होगा और वो अप टू 1 ही रहेगा। तो ऐसे सीक्वेंस को हम यूनिट स्टेप सीक्वेंस कहते हैं। इस सीक्वेंस को हम मैटलैब में थोड़ी देर में प्लॉट भी करके देखते हैं। यूनिट स्टेप के बाद अगला जो सीक्वेंस हम देख रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है। अब एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस दो तरह के हम देखेंगे, रियल एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। जो रियल एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस होते हैं वो a अल्फा n, a एम्पलीट्यूड को डिफाइन करता है, अल्फा कोई भी नंबर होगा और n एक रेंज ऑफ नंबर्स होगा जिसके ऊपर वो फैला हुआ होगा। अब ये अल्फा जो है वो रियल भी हो सकता है और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर ये अल्फा कॉम्प्लेक्स है तो उसके ऊपर उसके अंदर कोई ना कोई रियल पार्ट होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह cos ओमेगा नॉट प्लस 5 प्लस जे ए ई साइन ओमेगा नॉट प्लस 5। तो इसमें ये आयलर फॉर्म आपने पढ़ी हुई होगी कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस को उसकी आयलर फॉर्म देख लेते हैं, कॉज और साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक आयलर फॉर्म बनी हुई है, ठीक है, ई इस जे ओमेगा नॉट एन प्लस 5 की।
तो जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग निकाल के हम उसको प्लॉट करके देखेंगे, और जो रियल एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है उसमें हम देखेंगे कि ये जो n है ये कैसे डिसाइड करता है कि ये सीक्वेंस जो है वो ग्रोइंग होगा या वो डिके होगा। हम इस ग्रोइंग और डिके फंक्शन को देखेंगे, ठीक है। अगर रियल एक्सपोनेंट सीक्वेंस की बात करें तो वो रियल नंबर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इनिशियल फेज, ठीक है। ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और फाई जो है वो उसका इनिशियल फेज है, ठीक। नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा नॉट बाय 2 पाई, एफ नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय 2 पाई, हम फ्रीक्वेंसीज ऐसे निकालते हैं। इसी तरह रियल जो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस होते हैं उसके ऊपर हम देखेंगे। अच्छा, अब द प्रोडक्ट ऑफ टू सीक्वेंस x ऑफ n एंड h ऑफ लेंथ n yields a sequence y of n also of length कैपिटल N गिवन बाय दिस, ठीक है। अब दो सीक्वेंस को हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लिया है उनका, डॉट प्रोडक्ट डॉट ऑपरेटर से डॉट और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरह हम दो सीक्वेंस को आपस में ऐड कर सकते हैं। सीक्वेंस स्केलर मल्टी कोई एम्पलीट्यूड बना रहे हैं, उसका a डॉट x ऑफ n कर रहे हैं, ठीक है। टाइम रिवर्सल सीक्वेंस आपको पता है x y ऑफ n x ऑफ माइनस n, ऐसे सीक्वेंस जो पॉजिटिव और मिरर इमेजेस बना रहे हो, ठीक है, टाइम रिवर्सल सीक्वेंसेस हैं। y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ माइनस n, के x ऑफ n पॉजिटिव है तो x ऑफ माइनस n उसका रिफ्लेक्ट जो आ रहा होगा, जो मिरर बन रहा होगा, वो उस पर बात हो रही है। इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता हम आगे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। मैटलैब की जो बेसिक कमांड्स इस लैब के लिए यूज होंगी वो अयोटा, वंस, पाई, जीरोस, जो ऑपरेटर हैं वो आ रहे हैं, कॉस, एक्सपोनेंट, इमेज, इमेजिनरी पार्ट देखने के लिए, रियल पार्ट देखने के लिए रियल की कमांड है। इसी तरह ग्राफिकल फंक्शन है, एक्सेस, ग्रिड, लेजेंड्स, प्लॉट, स्टेयर, स्टेम्स, टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल, ये प्लॉट के अंदर हम यूज करते हैं, प्लॉटिंग फंक्शंस है। जनरल पर्पस कमांड CLF, क्लियर फिगर, प्रीवियस फिगर्स को क्लियर करने के लिए यूज होती है। सब प्लॉट आपको एक ही फिगर के अंदर दो प्लॉट्स बनाने हैं तो हम सब प्लॉट्स देखते हैं। अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ सीक्वेंस की। तो सबसे पहला आ जाता है जी यूनिट सैंपल एंड यूनिट स्टेप सीक्वेंस। अगर मैं मैटलैब में आऊं, ये मैंने कोड पहले से लिखे हुए हैं ताकि आसानी रहे। CLC क्लियर स्क्रीन, क्लोज ऑल, इससे पहले जो भी फिगर्स हैं वो सारी क्लोज हो जाएं। क्लियर ऑल, वर्क स्पेस के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं, ठीक है। CLF क्लियर फिगर की जरूरत नहीं होती है जब आप क्लोज ऑल और क्लियर ऑल लिखते हो, फिर भी CLF क्लियर फिगर है। हम एक वेक्टर जनरेट कर रहे हैं -10 to 20, तो मैंने n इज इक्वल टू -10 फुल कॉलन 20। अब ये कमांड क्या करेगी, मैं नीचे साथ साथ आपको, ठीक है, वर्क स्पेस से यहां से सारे वेरिएबल्स क्लियर हो गए हैं। तो अब n इज इक्वल टू -10 1 20, ये भी वही काम कर रही है, ठीक है, ठीक है, -10 -9 -8 -7 -6 -5 अप टू +20। और अगर मैं इसको यहां से 1 को हटा दूं -10 to 20, तब भी ये यही सीक्वेंस जनरेट करेगी। मींस कि अगर आपने इंक्रीमेंट 1 का देना है तो आप इंक्रीमेंट 1 का देना है, आप लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं है, मगर अगर 1 के अलावा कोई नंबर है तो फिर उससे फर्क पड़ेगा। ये किस तरह स्टार्ट हुआ है, n इज इक्वल टू मेरा स्टार्टिंग नंबर कहां से स्टार्ट हो, फॉर एग्जाम्पल मैं -100 से स्टार्ट करता हूं और अप टू 0.5 का इंक्रीमेंट देता हूं। अब मैंने 1 का इंक्रीमेंट नहीं दिया, 0.5 का दिया है। अगर मैं यहां से 0.5 नहीं लिखूंगा तो मैटलैब बाय डिफॉल्ट इसको 1 काउंट करेगी, ठीक है। -100 से मैं -99 तक जाता हूं, ठीक है, -100 -99.5 -99 -99 पे वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक ऐसा लूप है जो स्टार्टिंग इधर से करेगा, ठीक है, इस नंबर से स्टार्ट करेगा, फुल कॉलन है, इतना इंक्रीमेंट करेगा और इस नंबर पे आके स्टॉप करेगा। जिस तरह जो हमारा कोड है, अगर मैं उस पे जाऊं
तो मेरे पास n -10 से स्टार्ट हो रहा है और +20 तक जा रहा है। ठीक है, अब -10 से 1 तक, -1 तक कितने नंबर होंगे? 10 नंबर आएंगे। ठीक है, अब मुझे एक ऐसा सिग्नल बनाना है जो 0 के ऊपर 1 हो, जिसके शुरू में भी सारे 10 जीरोस हो, ठीक है, और बाद में 20 जीरोस हो। यानी कि मैं अगर यहां पे आपको करके दूं n इज इक्वल टू -10 टू +20। अब जो 0 मेरे पास आ रहा है, 0 से पीछे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 0 से आगे कितने नंबर है? 1 2 3 अप टू 20, 20 नंबर हैं। 0 से आगे मेरे पास 20 नंबर हैं, 0 से पीछे मेरे पास 10 नंबर हैं। इन 10 नंबरों के ऊपर भी मुझे 0 चाहिए, इन 20 नंबरों के ऊपर भी मुझे 0 चाहिए, और इस 0 के ऊपर सिर्फ मुझे 1 चाहिए। तो मैं जो सिग्नल जनरेट कर रहा हूं u इज इक्वल टू, ठीक है, उसमें मैं पहले मैंने वैल्यूज असाइन करनी होती है तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, फंक्शन कॉल करनी होती है तो हम ये स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैं वैल्यूज असाइन कर रहा हूं तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा। ठीक है, अब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं जीरोस का, ठीक है, तो मुझे ये स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करनी है। ठीक है, अब मुझे 10 जीरोस चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये 10 नंबर है, इन 10 नंबरों पे मुझे जीरोस चाहिए। तो मुझे कितने जीरोस चाहिए? 1 to 10। ठीक है, ये 10 जीरो जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक 1 जनरेट होगा और फिर जीरोस चाहिए 1 to 20, और फिर ये क्लोज और ये वैल्यूज क्लोज। अब मैं इसको रन करके देखता हूं तो ये देखें मेरे पास ये एक 1 है, बाकी इससे पीछे 10 जीरोज हैं, इसके आगे 20 जीरोज हैं। ठीक है, अब इसको हम स्टैम्प या प्लॉट करके देखेंगे कि प्लॉटिंग में हमारे पास क्या चीज बनती है। ठीक है, तो मैं इसको स्टैम्प करूंगा। ठीक, स्टैम्प n जो मेरे पास टाइम इंडेक्स जो मैंने जनरेट किया था -10 से +20 तक, और इन n के ऊपर किस चीज को प्लॉट करे? u को। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरे पास एक फिगर खुल रही है और मेरे पास ये मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, कि -10 to 0 सारे जीरोज हैं, ये नीचे जीरोज आपको बने हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, -10, 0 के ऊपर सिर्फ एक 1 है और बाकी आगे फिर जीरोज हैं। तो इस तरह से 0 के ऊपर जो 1 होगी, बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर 0 होगी, उस ऐसे सिग्नल को हम यूनिट स्टेप या यूनिट इंपल्स कहते हैं। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को पूरे को रन करके देखता हूँ, स्क्रिप्ट पूरा जो हमने लिखा है मेरे पास ये बन रहा है। अब 1 के ऊपर 0 है, बाकी सारे जीरोज हैं, ऊपर लेबल आ रहा है यूनिट सैंपल सीक्वेंस, y लेबल में एम्पलीट्यूड है, x लेबल में टाइम इंडेक्स है। अब ये कैसे आए हैं इनको देखते हैं। तो मैंने ये किया, स्टैम्प किया, x लेबल के ऊपर मैंने टाइम इंडेक्स डिफाइन कर दिया, y लेबल के ऊपर मैंने एम्पलीट्यूड डिफाइन कर दिया। टाइटल की कमांड होती है जो ये टाइटल देती है फिगर को, जो हमने फिगर स्टैम्प प्लॉट किया था उसको उसने टाइटल दे दिया है। उसके बाद एक्सिस की कमांड आपके प्लॉट के एक्सिस को फिक्स कर देती है। ठीक है, एक्सिस की कमांड फंक्शन कॉल करने के लिए हम लोग अगेन स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और वैल्यूज असाइन करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। यहां पे ये मेरे पास x एक्सिस की रेंज है, ये मेरे पास y एक्सिस की रेंज है। अब -10 to 20 है, मैं यहाँ पे एक्सिस को -20 to +20 कर देता हूँ और रेंज y एक्सिस को 0 to 2 करके रन करके देखूंगा। तो आप देखिएगा कि मेरे पास एक्सिस की जो लेंथ है वो मैंने फिक्स कर दी है। जो मैटलैब बाय डिफॉल्ट लेती है वो तो वो लेती है जिसके अंदर प्लॉट हुआ होता है, वो यहाँ पे 1 लेगी y एक्सिस को और x एक्सिस को -10 to 20 लेगी। मगर अगर मैं इसको ब्रॉडर टर्म में देखना चाहता हूँ तो मैं एक्सिस की कमांड को यूज करके इन x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यूज को फिक्स कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमने एक यूनिट स्टेप सीक्वेंस जनरेट किया है।
अब आप आगे जाएंगे, हम देखेंगे कि हम कैसे एक हम कैसे एक यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस जनरेट किया था, हम देखेंगे हम कैसे एक यूनिट स्टेप सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यूनिट इम्पल्स के लिए हमने जीरो की कमांड यूज की थी इम्पल्स के लिए, और यूनिट स्टेप के लिए हम जीरोस और वंस दोनों की कमांड को यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। इधर मेरे पास ये जीरो के ऊपर वन हुआ और आगे सारा जीरो ही रह रहा है, और अगर आगे सारा ये वंस हो जाए तो मेरे पास ये एक यूनिट स्टेप सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, कि -10 से 0 तक ये जीरो है, जीरो के ऊपर वन हुआ और अप टू थ्रू आउट वन ही रह रहा है, जहां तक आगे नंबर जा रहे हैं ये वन ही रह रहा है। तो ये एक यूनिट सैंपल नहीं, ये यूनिट स्टेप सीक्वेंस है। इसका अगर मैं टाइटल चेंज कर दूं, यूनिट सैंपल की जगह यूनिट स्टेप कर दें, ठीक है, तो अब ये मेरे पास एक यूनिट स्टेप सीक्वेंस जनरेट हुआ है। अच्छा, अब इस वन को भी मैं कहता हूं बीच से हटा दूं, इस वन को मैंने यहां से हटा दिया। ठीक है, वंस की जगह 1 to 21 लिख लिए हैं। अब इसको रन करके देखते हैं तो वही सीक्वेंस बन रहा है कि 0 से 20 तक 21 मार्क्स हैं। ठीक है, 0 से 20 तक 21 नंबर हैं, तो उन 21 नंबर्स के ऊपर मैंने 1 प्लॉट कर दिया, और 0 से 10 के -10 to 0 के ऊपर मैंने सारे जीरोस प्लॉट कर दिए। अब यहां पे आप देखो ये डायमेंशन आ रही है, n के अंदर टोटल 31 नंबर हैं, तो u के ऊपर अगर मैंने n को प्लॉट करना है तो मेरे पास u में भी 31 नंबर ही होने चाहिए। ठीक है, जो कि 31 ही बन रहे हैं। अब यूनिट स्टेप हमने देख लिया कि ऐसा सीक्वेंस है जो 0 के ऊपर 1 हो रहा है और थ्रू आउट 1 ही रह रहा है। मैनुअल के ऊपर आते हैं। ठीक है, यूनिट्स जो एक्सरसाइज 2.1 है, यूनिट सैंपल और यूनिट स्टेप सीक्वेंसेस, इनको हमने देख लिया, ये हमने जनरेट करना सीख लिया कि कैसे इनको जनरेट कर सकते हैं। और इसी तरह देखें, हमने यूनिट सैंपल डिस्प्ले करवा दिया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ CLF, एक्सिस, टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल, इसका आंसर भी मैं पीछे दे चुका हुआ हूँ। अच्छा, अब मुझे एक डिलेड बनाना है, यूनिट सैंपल डिले बनानी है, और 11 सैंपल्स की मुझे डिले करनी है। मींस कि मुझे एक ऐसा सीक्वेंस जनरेट करना है जो 0 की जगह 11 पे जाके 1 हो। ठीक है, तो 0 की जगह 11 पे जाके 1 हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं अगेन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 ही लगाता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये करना है कि मुझे यहां से इस 10 को आगे मूव करना है। ठीक है, और इस 21 को पीछे लेके आना है। जैसे 11 सैंपल्स आगे मूव करने के लिए मुझे 10 में +11 करूंगा तो क्या होगा? 21, और यहां पे क्या होगा? 10। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखें। अच्छा, अब मसला ये हो रहा है कि वही कि U के ऊपर U के अंदर 32 पॉइंट्स आ गए हैं, N के अंदर 31 पॉइंट्स आ गए हैं, तो मुझे ये पॉइंट एक और कम करना है, तो डायमेंशन मिसमैच का एरर आ गया। ठीक है, अब आप देखें ये 11, 12, 13, 14, 15 अप टू सो ऑन, तो ये 11 के ऊपर 1 है, बाकी सारी वैल्यूज के ऊपर जीरोस हैं। तो इस तरह से मैंने एक डिलेड सीक्वेंस जनरेट कर लिया है, एक डिलेड यूनिट स्टेप सीक्वेंस जनरेट किया कि जिसमें हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज पे जीरोस है, 11 पे वो 1 हो रहा है, 0 की जगह वो 11 पे 1 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप यूनिट स्टेप को भी डिले करवा सकते हैं। ठीक है, 7 सैंपल्स के ऊपर डिले करवा सकते हैं। टेक्निक मैंने आपको बता दी है, काम आपको खुद करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस है एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स में पहले हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स की तरफ आते हैं। मैटलैब के ऊपर इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस में मैंने एक नंबर ले लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर C।
1/12 प्लस π/6 इंटू आई। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले में ताकि करवाऊं, ये आ गया। तो मेरे पास इस ये जो नंबर बन रहा है वो 0.083 प्लस 0.5236 आई बन रहा है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने अगर इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट देखना है तो मेरे पास रियल की कमांड है REAL, रियल ऑफ सी में करूंगा तो मेरे पास इसका ये रियल पार्ट आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर देख लें 0.833, और मैं इसका इमेजिनरी पार्ट अगर देखना चाहूँ तो इमेजिनरी ऑफ सी तो ये मेरे पास 0.522636 आई आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट से मिलके बनता है। ठीक है, तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया है। ठीक है, के एम्पलीट्यूड रख लिया, एन मेरे पास अगेन वो टाइम इंडेक्स है जिसके ऊपर 0 to 40 ये पूरा सीक्वेंस बन रहा होगा। ठीक है, अब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनाना, मुझे एन कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, ताकि वो उस पूरे सीक्वेंस के ऊपर फैला रहे। अब उस पूरे सीक्वेंस के ऊपर फैलने के लिए मुझे इस एन को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस के लिए जो कमांड यूज होती है वो EXP एक्सपोनेंट के लिए यूज हो रही है। ये K इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, C कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्सपोनेंट हमने देखा था ना। अगर आप मैनुअल पे आओ तो जो हमने कॉम्प्लेक्स ये देख रहे हैं, में A ये एम्पलीट्यूड है, ये A एम्पलीट्यूड है, E रियल पार्ट और ओमेगा नॉट इमेजिनरी पार्ट। तो AEJ5 ये जो E एक्सपोनेंट बन रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए जो कमांड है वो EXP की कमांड है, एक्सपोनेंट आ रहा है। ठीक है, K एम्पलीट्यूड है, C कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमें N कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करने हैं तो हम उसके साथ N मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम इसको N के ऊपर प्लॉट कर सकें। उसके बाद सब प्लॉट 2 1 1, ठीक है, और 2 1 2 मीन्स कि एक फिगर को दो प्लॉट्स में डिवाइड करें। फर्स्ट प्लॉट में रियल पार्ट, रियल ऑफ एक्स को प्लॉट कर रहा है, टाइम इंडेक्स आ रहा है, एक्स लेबल वाई लेबल आ रहा है, टाइटल आ रहा है। सेकंड पार्ट के ऊपर उसका इमेजिनरी पार्ट प्लॉट हो रहा है। इसी तरह टाइम इंडेक्स, वाई लेबल और टाइटल इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो ये मेरे पास एक फिगर आ रही है, ऊपर मेरे पास रियल पार्ट प्लॉट हो रहा है, नीचे मेरे पास उसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। तो हमारे पास दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट इसमें प्लॉट कर होके आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस के बाद हम रियल एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस पे बात करते हैं। ठीक है, कि रियल एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस को अगर प्लॉट करना हो मैटलैब में तो कैसे प्लॉट करेंगे। कोड आपके पास गिवन है। रियल एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस को प्लॉट करना कंपैरेटिवली टू कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस काफ़ी इजी है। ठीक है, मुझे एक टाइम इंडेक्स चाहिए n, ठीक है, पॉइंट चाहिए, एक नंबर है, ठीक है, 1.2 जिसको मुझे पावर लेनी है, एक एम्पलीट्यूड है और मुझे उस सिग्नल को अब जनरेट करना है। तो मैंने एम्पलीट्यूड को a से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका स्केयर ले लिया, और ये स्केयर n टाइम स्केयर लिया, ठीक है, a पावर n ले लिया, k इज इक्वल टू a पावर n, और ये जो a पावर n है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर पावर ली हुई है। ये डॉट ऑपरेटर इसीलिए यूज होता है। मैंने आपको पहले पिछली लैब में बताया था कि मैट्रिक्स जो है वो स्केलर और वेक्टर दोनों ऑपरेशंस हम मैटलैब में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये स्केलरली हमने पावर लिया कि a के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स बनेंगे, उन सब के ऊपर ये पावर आ जाए, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो a पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, a पावर 1 a आ जाएगा, a पावर 2 a स्केयर, a पावर 3 a क्यूब। अब n अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपके पास सीक्वेंस बढ़ रहा है, और ये n अगर नेगेटिव है तो आपके पास सीक्वेंस घटने शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो 1 a की पावर -2 इक्वल्स टू 1/2.5, ठीक है। तो जितना आपका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा उससे वो नीचे आएगा। तो ये n का जो फैक्टर है ये कंट्रोल करेगा कि आपका सीक्वेंस
इंक्रीजिंग फंक्शन है या वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। लाइक इन दिस केस वी हैव एन वी हैव पॉजिटिव ए कि ए पॉजिटिव है एन पॉजिटिव है, तो आपके पास सीक्वेंस बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर इसी तरह मुझे इसका डीके बनाना है तो मैं या तो ए को नेगेटिव ले लूं, ठीक है, ए को नेगेटिव लेके देखते हैं। तो अब आपके पास एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव दोनों एक तरफ इंक्रीजिंग आ रहा है, एक तरफ डिक्रीजिंग आ रहा है। मींस कि एक पॉइंट पे वो इंक्रीज कर रहा है, एक पॉइंट पे वो डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इवन पावर्स के ऊपर, ठीक है, जब वो इवन पावर्स आ रही हैं, स्केयर आ रहा है तो वो ऊपर जा रहा है, मगर जब ऑड आ रही है तो वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ए से। और अब के एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड को आप बड़ा कर लें, एन को अगर मैं -35 टू 0 की तरफ अप्रोच करूं, अब क्या होगा? अभी भी मेरे पास इंक्रीजिंग आ रहा है मगर ये -35 टू 0 आ रहा है, ठीक है। अब मैं 0 टू -35 चाहता हूं, ठीक है। तो हम मुख्तलिफ सीक्वेंस बना के आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से 0 टू -35 में कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि एक्सेस नीचे मैंने फिक्स तो नहीं किया हुआ। n इज इक्वल टू 0 -1 और फिर 35, ठीक है। अगेन ये -0 से -35 की तरफ, ये अब 0 से अगर मैं -35 की तरफ देखूं तो ये फंक्शन डिके कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन एक्सक्यूज मी, ये फंक्शन जो है वो 0 से नीचे की 35 की तरफ जब आ रहा है तो इसकी वैल्यूज कम हो रही है। ये फंक्शन डिके कर रहा है, इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। इसी तरह 0 टू +35 पे आप देखें तो मेरे पास ये इंक्रीज कर रहा है। मैंने ए को नेगेटिव लेके देखा पॉजिटिव, तो मेरे पास एक प्लस एक नेगेटिव आ रहा है। n इज इक्वल टू +n की जगह अगर मैं यहाँ पे सिंपल -n कर दूं तो भी मेरे पास 0 से अप टू -35 नेगेटिव जा सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो मेरे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे तो मेरे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। तो मेरे पास दोनों एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है, एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल और रियल एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस पे हमने देखा कि हम कैसे ये सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। इनके कोड्स मैटलैब में दिए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। हर एक्सरसाइज के नीचे अगेन कुछ टास्क हैं, ठीक है। ये टास्क हैं, मैं एट द एंड ऑफ द लैब आपको बताऊंगा कि टास्क आपने मैनुअल कैसे फिल करना है। अब नेक्स्ट आते हैं साइनोसाइडल सीक्वेंसेस की तरफ। साइनोसाइडल सीक्वेंसेस में की तरफ अगर मैं आऊं तो साइनोसाइडल सीक्वेंस में हमारे पास साइन और कॉस के सिग्नल्स होते हैं। अब साइन और कॉस को हम किस तरह लिखते हैं? कॉस थीटा को हम लिखते हैं cos 2πfn माइनस फेज। ये उसका एंगल डिफाइन करता है कि उसका एंगल स्टार्टिंग एंगल क्या होगा। और 2π पीरियोडिक सिग्नल को 2πn हम पीरियोडिक सिग्नल बनाने के लिए यूज करते हैं, और f है उस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट होगा जिसकी हम f फ्रीक्वेंसी रखेंगे। इस केस में f हमारे पास 0.1 है, टाइम इंडेक्स मेरे पास 0 to 40 है, a एम्पलीट्यूड है 1.5 है और ये आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट है, इस आर्ग्यूमेंट को साइन या कॉस के अंदर आप रखोगे, ठीक है। फेज फिलहाल मैंने 0 दिया हुआ है तो कॉस a cos थीटा या a cos आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। CLF क्लियर ओल्ड ग्राफ्स है, स्टेम किया है और उसके बाद x लेवल y लेवल और एक्सिस को फिक्स किया है। इससे पहले अगर मैं इन सारी चीजों से CLC क्लियर ऑल और क्लोज ऑल की कमांड्स लिख देता हूं ताकि मेरे पास प्रीवियस सारी वैल्यूज वगैरह फ्लश हो जाएं। तो ये मेरे पास एक साइनोसाइडल सीक्वेंस आ रहा है मेरे पास। अब इसमें cos 0 1 होता है, ठीक है, cos 0 से शुरू हो रहा है। फेज मैंने इसमें 0 दिया हुआ है। अगर इसी फेज को मैं 90 पे ले जाऊं, अब मैं रन करके देखूंगा तो cos 90 जो है वो माइनस
में आ रही है। अब जो फेज है वो आपका शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब 90 तो ये तो डिग्री में है, अगर रेडियंस की बात करें तो 90 डिग्री आपके पास पाई की वैल्यू पे होता है, पाई पे आपके पास शिफ्टेड होता है। तो अब आप देख रहे हो ये -1.5 आ रही है, तो अब ये पाई पे शिफ्ट हुआ है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कॉस की जगह साइन, कॉस वेव मैंने देखी थी, मैं साइन वेव बना लेता हूँ, SIN, साइन, साइन वेव के लिए साइन का आर्गुमेंट आप देखें तो ये साइन 0 0 है, ठीक है। पाई पे शिफ्टेड होके भी ये वही वैल्यूज दे रहा है। अब मैं यहाँ पे फेस को इज इक्वल टू 0 करता हूँ, तो अब ये मेरे पास साइन वेव आ रही है, ठीक है। मैंने इसको शिफ्ट करना है 90 डिग्रीज पे, तो मैंने यहाँ पे 90 दिया है, मेरे पास ये सीक्वेंस शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब 0 पे 0 नहीं आ रहा, 0 पे माइनस आ रहा है, साइन 90 शिफ्ट हो रहा है। या अगर मैं इसको पाई पे शिफ्ट करूं तो ज़्यादा बेहतर है कि हम पाई पे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब जो वेव ऊपर से स्टार्ट हो रही थी वो अब नीचे से स्टार्ट हो रही है, पाई पे शिफ्ट किया हुआ है। इसी तरह अगर मैं इसको 2 पाई के ऊपर शिफ्ट करता हूं तो मेरे पास अगेन वही साइन 0 वाली वेव फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो हम इस तरह से साइनोसाइडल सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी अगर आपने चेंज करनी है 0.1 से मैं 0.5 दे देता हूँ, ठीक है। मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, मेरे पास सैंपल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। सैंपल्स बढ़ेंगे तो अगेन नंबर चेंज हो रहे हैं। मैं फेज इज इक्वल टू 0 करता है, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 0.5, तो मेरे पास सैंपल्स बढ़ गए हैं, वो इन सैंपल्स के अंदर पूरे नहीं आ रहा। तो मैं एक्सिस की जो मैंने लिमिट फिक्स की हुई है, ठीक है, मैं इसको और इसको कमेंट कर दूंगा, ठीक, मैंने ये कमेंट में कर दिया। अब मैं एक्सिस को रन करता हूँ तो अब मेरे पास कुछ ये इस तरह का सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। वो एक्सिस फिक्स थे, इस वजह से वो आ नहीं रहे थे। अब देखें तो साइनोसाइडल सीक्वेंस आपके पास फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई है तो इस तरह का हो गया। तो फ्रीक्वेंसीज आप चेंज कर दें, 0.01 कर दें, ठीक है। तो अब मेरे पास ये क्योंकि बढ़ गई है एक्सिस, अगेन मेरे पास 0 to 40 है। एक्सिस को अगर मैं 0 to 40 की जगह 0 to 100 करता हूँ टाइम इंडेक्स को, तो अब आप देखोगे मेरे पास 0 to 100 ये आ रहा है, ठीक है। इस तरह हम यहाँ फ्रीक्वेंसी को अगेन 0.1 कर दें। अब मैं इसको रन करूंगा तो आपके पास उसी 100 के अंदर मल्टीपल वेवफॉर्म। तो मैंने जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम की या ज़्यादा की तो मेरे पास वो नज़र आ रहा है, ठीक है। 0.1 0.9 अगर मैं 0.09 कर दूंगा, अब मेरे पास और ज़्यादा सैंपल्स आएंगे। जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा मेरे पास सैंपल्स आपको नज़र आ रहा है कि वो एक्सपैंड करेगी वेवलेंथ उसकी, तो इस वजह से मेरे पास मुझे टाइम इंडेक्स के हिसाब से उसको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ साइनोसाइडल सीक्वेंसेस मैटलैब के अंदर जनरेट करते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और फेज के साथ साइनोसाइडल वेव्स बना सकते हैं। अब इससे आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने देखने हैं। रैंड की कमांड लास्ट टाइम डिस्कस हो गया था कि रैंडम नंबर्स जनरेट करती है, ठीक है। 1 to n इंटरवल आ रहा है आपके पास, अगर n विद सैंपल्स होगा तो 0 to 1 के बीच में जनरेट करेगा इसकी। और रैंड n नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ नंबर्स जनरेट करने के लिए होती है। इसी तरह नीचे जिस तरह रैंडम सिग्नल लेंथ ऑफ 100 whose elements are uniformly distributed between interval -2 to 2, तो ये आप लोगों ने करना, इसकी आप हेल्प रैंड n और रैंड देखेंगे। इसके बाद में ये जो रैंड की कमांड है इसको हम यूज़ करते हैं नॉइस जनरेट करने के लिए। हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्नल स्मूथिंग का, कि हम कैसे एक सिग्नल में नॉइस ऐड करेंगे पहले, ठीक है। अगर मैं कोड की तरफ आऊँ, ये क्लियर फिगर है, मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया 51R, ठीक है। तो मैं एक रैंडम नॉइस जनरेट कर रहा हूँ, रैंड की कमांड यूज़ कर रहा हूँ
51 to 1, ठीक है। 1 to 51 मैंने नंबर जनरेट किए हैं। अगर मैं इसको मैटलैब में डायरेक्ट यहाँ पे रन करके आपको दिखा दूँ, रैंड 51 to 1, ठीक है। मेरे ख्याल में बीच में कॉमा आता है इसमें, 51,1 है, 51,1। तो मेरे पास ये 51 नंबर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। आंसर में देख लें 51 इंटू 1, और इनका इंटरवल अगेन 0 to 1 के बीच में है। अगर मुझे इनका इंटरवल चेंज करना है तो फिर मुझे इसके लिए हेल्प, रैंड की कमांड की अगर मैं हेल्प ले लूँ तो ये भी बिजी हुआ है, अभी हेल्प लेके इसके नंबर सारे सामने आ जाते हैं, ठीक है। अब ये आ गया, जिस तरह आप ये देख रहे हैं। मुझे रैंड आई की कमांड भी है। इंटरवल ए बी में अगर मुझे जनरेट करना है तो मुझे आर इज इक्वल टू ये चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। इंटरवल ए बी के लिए आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू रैंड 100 to 1। तो ए बी के अंदर मुझे 100 नंबर्स जनरेट होंगे, और इनकी जो 100 नंबर जनरेट होंगे, मगर इंटरवल इनका ए बी होगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन जो आगे है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देख रहे थे रैंड R1.8 इसका एम्पलीट्यूड है, -0.5 इसकी वेरिएंस है, ठीक है। जब भी हम रैंडम नंबर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, कुछ मीन होता है कुछ वेरिएंस है, तो ये मीन है और ये इसकी 0.5 इसकी वेरिएंस है। तो रैंडम नॉइस हमने यहाँ से जनरेट कर लिया है एक सिग्नल के लिए। हमने फिर उस जो हमारे पास 51 नंबर्स की नॉइस जनरेट किया, तो हमें 0 to 50 मेरे पास 51 मार्क्स नंबर बनते हैं। तो मैं 0 to 50 एक इंडेक्स जनरेट कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। और अब इन इंडेक्स के लिए मैंने एक अनकरप्टेड सिग्नल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल जनरेट कर लिए। 2 into m, m मेरे पास इंडेक्स आ रहा है, और 0.9 की पावर m। तो ये मैंने एक सीक्वेंस जनरेट कर दिया। अब इस सीक्वेंस के अंदर मैंने जो डी नॉइस ऐड की थी उसको ऐड कर दिया, जो डी नॉइस जनरेट की थी उसको ऐड कर दिया। तो इस तरह से मेरे पास ये जो x है ये नॉइस करप्टेड सिग्नल आ रहा है। इन सारे सिग्नल्स को मैंने प्लॉट कर लिया नीचे लेजेंड्स के साथ। उसके बाद मैंने जो मेरे पास सिग्नल है उसके मैंने 3 वर्जन्स लिए हैं, ठीक है। एक वही सिग्नल आ रहा है, ठीक है। एक तो सिग्नल वो है कि जिसके मैंने फर्स्ट और लास्ट में मैंने जीरोस ऐड कर दिए हैं। एक ये है कि जिसको मैंने एक सैंपल डिले कर दिया, 2 सैंपल्स डिले हो गए हैं, ठीक है। और एक में ये 2 सैंपल एडवांस हो रहा है। तो इन तीनों सिग्नल्स की जब मैं एवरेज ले रहा हूँ उसके बाद मैं उसको प्लॉट कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि एवरेजिंग से सिग्नल में स्मूथनेस आती है, जो नॉइस का इफेक्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसको मैटलैब में अब देखते हैं, ठीक है। ये 2.5 है। तो ये सारा मैंने वही कोड लिखा हुआ है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लें, ये लेजेंड्स ये आ रहे हैं, ये जो साइड मुझे डी एस ऑफ एन और एक्स ऑफ एन, डी मेरे पास नॉइस है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं नॉइस रैंडमली अप डाउन हुई हुई है, 51 पॉइंट्स की नॉइस आ रही है। एस जो ग्रीन कलर का है वो मेरे पास सिग्नल है, अनकरप्टेड सिग्नल है। और एक्स ऑफ एन जो ब्लू कलर का है वो मेरे पास नॉइस करप्टेड सिग्नल है, ठीक है। इसमें एक्स के अंदर ये ग्रीन प्लस और रेड नॉइस ऐड हुई है। अब इसको मैंने एवरेजिंग से गुजारा है, तो उसके बाद देख लें जो एस ऑफ एन जो आ रहा है वो मेरे पास नॉइस फ्री सिग्नल था, और वाई ऑफ एन जो है वो मेरे पास एवरेजिंग के बाद का सिग्नल है। अब नीचे वाले रेड को और ऊपर वाले ब्लू को देख लें तो आपको इफेक्ट नजर आ रहा होगा कि नीचे वाला रेड जो है वो ऊपर वाले ब्लू के निस्बतन ज्यादा स्मूथ सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से हम ये एवरेजिंग करते हैं। इसके बाद आ जाता है जनरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स आ रहा है, ठीक है। हाई और लो फ्रीक्वेंसीज दो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रही है, एक हाई फ्रीक्वेंसी है एक लो फ्रीक्वेंसी है।
इस चीज को हम मैटलैब के अंदर ही देख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास n एक टाइम इंडेक्स है, m मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ठीक है 0.4 है, fh हाई फ्रीक्वेंसी है, fl लो फ्रीक्वेंसी है। मैंने दो सिग्नल जनरेट किए हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी का एक लो फ्रीक्वेंसी का, उसी तरह 2 पाई fh कर दिया, नीचे 2 पाई fl कर दिया है। y में मैंने अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आप लोगों ने पीओसी में आप पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है, कि हम कैसे हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के ऊपर लो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को एम्बेड करते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस m ये मॉड्यूलेशन सिग्नल होता है, ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ रहा है XL, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलरली मल्टीप्लाई हो रहा है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ, और इसको हमने प्लॉट कर लिया। इसको अगर मैं रन करके देखूं तो आपके पास ये चीज आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास ये मॉड्यूलेशन में अगर आप देखें तो ये जो ऊपर जो इसके पीक्स मिल रहे हैं, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपके पास परफॉर्म हो रही है। इसके अंदर मैं अलग से इसको फिगर, ठीक है फिगर आ गया, और यहाँ पे अगर मैं स्टेम उसी तरह n कॉमा एक्स एच हाई फ्रीक्वेंसी को मैं प्लॉट कर लेता हूँ। अलग अलग भी मैं फिगर्स में प्लॉट कर सकता हूँ। ये देखें, अब ये मेरे पास हाई फ्रीक्वेंसी आ रही है। इसी तरह अगेन मैं फिगर लेके एक्स एल लो फ्रीक्वेंसीज को भी प्लॉट कर सकता हूँ। वाई के अलावा जो मैंने ये मेरे पास लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जिसमें 100 सैंपल्स के अंदर एक ही साइकिल पूरा हो रहा है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी है जो 100 सैंपल्स के अंदर आपके पास मल्टीपल आ रहे हैं। इस हाई फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड के ऊपर हमने लो फ्रीक्वेंसी को एम्बेड किया है। तो अब आप ये मेरा माउस कर्सर को देखिएगा, तो ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल वाला जो आ रहा है वो ये आ रहा है एक, और दूसरा इसका जो इमेज आ रहा है वो यहाँ नीचे आ रहा है। तो इस तरह से हम ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैटलैब में परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है स्वेप्ट फ्रीक्वेंसी से साइनोसाइडल सिग्नल। फ्रीक्वेंसी स्वीप कहते हैं कि एक नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज हैं उनके ऊपर हम सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी एक तो n इज इक्वल टू 0 to 100 मेरे पास इंडेक्स आ रहा है, टाइम इंडेक्स आ रहा है। a के ऊपर आप देखें तो ये एक स्वीप बन रहा है पाई से 100 तक, जिसमें 2 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, हम a से पाई से 100 तक 2 का इंक्रीमेंट दे रहे हैं। b को मैंने 0 ले लिया, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, a n की पावर n प्लस बी एन, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इक्वल्स टू 0 ही आ जाएगा। और ये जो आर्ग्यूमेंट बन रहा है ए एन पाई के साथ, इसका मैंने कॉज ले लिया। ठीक है, अब इस कॉज को मैंने प्लॉट कर लिया। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो आप लोगों को नजर आएगा कि हमारे पास स्वेप्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ रहा होगा कि 0 to 100 के बीच में आ रहा है, मगर उनको पाई बाय जो फ्रीक्वेंसी में उसमें एडिशन है वो 2 डिजिट्स की एडिशन है, और वो पाई से स्टार्ट होगा और 100 तक जा रहा होगा। अभी तक ये CLC करें, क्लियर ऑल, क्लोज ऑल। असल में इसमें CLC और वो चीज़ें मैंने क्लोज ऑल किए नहीं, तो प्रीवियस फिगर्स भी आ रही थी। अब ये आप देख रहे हैं, तो ये एक स्वेप्ट फ्रीक्वेंसी है कि 0 से 100 तक मैं मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट कर रहा हूँ। ऐसे सिग्नल को आप स्वेप्ट फ्रीक्वेंसी कहते हो, जिस एक सिग्नल के अंदर आपके पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आ रही होती हैं, तो इनको हम स्वेप्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहते हैं। अब ये साइनोसाइडल है तो इसलिए इसको स्वेप्ट फ्रीक्वेंसी साइनोसाइडल सिग्नल का नाम दिया। तो आज की लैब यहाँ पे हमारी टास्क खत्म होते हैं। इनके जो क्वेश्चंस हैं, जिस P1 आ रहे हैं ऊपर, जो एक्सरसाइज है उसके साथ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस ऑपरेटर। ये मैंने आपको बताया कि एक वेक्टर के लिए, एक स्केलर के लिए। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं आप लोगों को साथ साथ दे रहा होता हूँ, आपको जस्ट उनको नोट डाउन करना है। ठीक है, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज ऑफ दिस सिग्नल, वो एक्स आपको नजर आ रही है। मिनिमम क्या है, पाई है, मैक्सिमम क्या है, 100 है। और हाउ कैन यू मॉडिफाई द बफर विद द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.1 एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.3। तो आपको ये 0.1 को देखना है कि रेडियंस में कैसे पाई में बनती है, और मैक्सिमम 0.3 पे कैसे आती है। वर्क स्पेस में हु की कमांड क्या होती है, हुज की कमांड क्या होती है, इसको आप हेल्प देख के करेंगे कि क्या करती हैं।
और नीचे स्क्वायर वेव और सॉटूथ वेव है, ठीक है। स्क्वायर वेव और सॉटूथ वेव आपने जनरेट करनी है। स्क्वायर वेव के लिए स्क्वायर की कमांड है, जहां आप कॉस और साइन यूज करते हैं वहां आप स्क्वायर यूज करोगे, और सॉटूथ के लिए इसी तरह सॉटूथ। उनके आर्गुमेंट में इसी तरह 2πfn ही होगा। तो इसको आप हेल्प देख के भी कर सकते हैं। अब बात आ गई कि जी आपने लैब 2 का मैनुअल कैसे करना है। लैब 2 का मैनुअल आपने ऐसे करना है कि आप लोगों ने इसका मैनुअल प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक पेपर लेना है, उस पर अपना पेपर पे सबसे ऊपर अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। आपने नीचे लिखना है जिस तरह क्वेश्चन 2.1 जनरेट यूनिट सैंपल सीक्वेंस एंड डिस्प्ले इट। आपने ऊपर वाला कोड लिखना है, और जो सीक्वेंस डिस्प्ले हो रहा है उसको या तो आप हाथ से अगर नीटली बना सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप प्रिंट लगा लें। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द पर्पस ऑफ कमांड CLF एक्सेस टाइटल लेबल। आपने पेपर पे देना है क्वेश्चन 2.2 आंसर, और नीचे CLF क्लियर इज यूज फॉर क्लियरिंग previous figure, axis is used to fix the axis, title is used to give a title on a figure, X label and Y label are used to donate what are used to represent the values present and X and Y axis। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। तो ये मैनुअल आप लोगों ने कंप्लीट करना है। इसका आप लोगों ने हर पेज पे अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होना चाहिए। उसके बाद आपने उसकी पिक्चर लेनी है, उसकी PDF बनानी है, और वो आप लोगों ने टीम्स के ऊपर अपलोड करना है। हर बंदे का इंडिविजुअल मैनुअल होगा। आज के लैब के लिए इतना ही है। अगर आपका इस लैब से कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो वो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।